जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा की थी। आज जो हमारी क्लास होगी वो सिंधु सभ्यता की विशेषता को लेकर होगी और ये सिंधु सभ्यता की अंतिम हमारी क्लास होगी। इसके बाद हम विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, इराक व ईरान की सभ्यता हो जाएगी, उसी प्रकार मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, स्पार्टा और चुड़ैलों का आक्रमण, ये सभी बातें हम किस में चर्चा करेंगे, आने वाले अगले क्लासेस के अंदर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल के साथ और आनंद लीजिए अच्छे सी क्लासेस का। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषता का। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो सिंधु सभ्यता की विशेषता को लेकर होगी कि सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या थी। सबसे पहले तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहां पर सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार देखो, लोगों का और सभ्यता का। लोगों का मुख्य आधार था कृषि। क्या था? कृषि। और सभ्यता का मुख्य आधार था व्यापार। ठीक है, तो सभ्यता किस पर आधारित थी? आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। अगर आपसे पूछे कि लोगों का जीवन किस पर आधारित था, तो कृषि पर आधारित था। अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित थी, तो वो व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की हम जो नालियां हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं में आती है नालियों की विशेषता। नालियां ढकी हुई थी। ठीक है, क्या थी? ढकी हुई थी। ठीक है, एक नाली, जैसे घरों की नालियां आकर, ये घर की नाली हो गई, ये आकर यहाँ पर मिलती है, एक चैम्बर यहाँ पर बना होता है। ठीक है, यहाँ इधर इस साइड से भी नाली आ रही है, इस साइड से भी नाली आ रही है, तो ये नाली आगे जाएगी और ये घरों की नालियां हो गई, ये फिर एक मेन नाली हो गई। ठीक है, और ये आगे जाकर नदी में मिल जाती थी। बड़े नाले, फिर बड़े नाले से आगे नदियों में मिल जाती थी। चैम्बर बने होते थे सफाई करने के लिए। ठीक है, उनको ढका जाता था और जब जरूरत होती थी उनको खोल कर साफ कर दिया जाता था। हालांकि नालियां इस व्यवस्था से बनाई गई थी कि उन्हें साफ करना अपने आप ही वो साफ भी हो जाती थी। जो चैम्बर बनाए गए थे वो गड्ढे बनाए गए थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता नालियां ढकी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें कैसी थी? समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। और सड़कें जो थी ये पूर्व से पश्चिम थी। कहां से? पूर्व से पश्चिम जाती थी। क्या जाती थी? पूर्व से पश्चिम सड़कें जाती थी, समकोण पर काटती थी। ठीक है, सड़कें चौड़ी होती थी, खुली होती थी। हवा चलने के दौरान सड़कों की क्या हो जाती थी? अपने आप ही सफाई हो जाती थी। ठीक है, क्या हो गया? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या? जैसे आपसे पूछे कि व्यापार था। ठीक है, और लोगों की जीवन का आधार क्या था? कृषि था। अब हम बात करते हैं कि इसका जो व्यापार था वो विदेशों तक प्रचलित था। क्या था? विदेशों में प्रचलित व्यापार। विदेशों से व्यापार क्या प्रचलित था और क्या किस देश से आयात व निर्यात किया जाता था? विदेशों में व्यापार था। तो सोने की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सोना। एक के ईरान, अफगानिस्तान, के से कर्नाटक। ठीक है, अफगानिस्तान, कर्नाटक और ईरान से सोना मंगवाया जाता था। चांदी ईरान और अफगानिस्तान। चांदी कहां से? ईरान व अफगानिस्तान। ठीक है, सोना
ईरान, अफगानिस्तान और कर्नाटक। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? बलूचिस्तान, ओमान और खेतड़ी से। तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी राजस्थान के अंदर है, और तांबा सॉरी खेतड़ी बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान। ओमान, तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान से मंगवाया जाता था। देखो, तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान। चांदी ईरान, अफगानिस्तान। एक के ईरान, एक ईरान, एक ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान से। सोना, सोना क्या है? एक रान है। क्या है? एक शान की तरह है, एक ईरान की तरह है। ठीक है, तो सोना कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान से। चांदी ईरान, अफगानिस्तान। तांबा बलूचिस्तान, ओमान, खेतड़ी। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। आगे आ जाता है टीन। टीन मंगाया जाता था ईरान और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान से और ईरान से। टीन ईरान व अफगानिस्तान। लाजवर्द मणि क्या है? लाजवर्द, लेपिस लूजली भी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, लेपिस लूजली यानी जो अंगूठी हम डालते हैं ना, जैसे ये अंगूठी हो गई, इसी प्रकार जो नग होते हैं उनके अंदर ये बोल देते हैं कि ये नीलम है, ये पन्ना है, तो इसी प्रकार एक लेपिस लूजली होता है, लाजवर्द जिसको बोल दिया जाता है। लेपिस लूजली, लेपिस लूजली और या फिर लाजवर्द, लाजवर्द ये मंगाया जाता था आपका मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेहलुआ शब्द हमें मेसोपोटामिया के लोगों के मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। उसके बाद गोमेद, गोमेद आपका आता है सौराष्ट्र से। गोमेद कहाँ से आता है? गोमेद, गोमद आता है आपका सौराष्ट्र गुजरात से। सौराष्ट्र कहां पर आता है? गुजरात से। गोमेद कहां से आता है? गोमेद आपका आता है सौराष्ट्र गुजरात से। गोमेद कहां से आता है? सौराष्ट्र गुजरात से। उसके बाद आ जाता है सीसा। सीसा आपका मंगवाया जाता है ईरान से। सीसा कहां से मंगवाया जाता है? ईरान से। सीसा कहां से? सीसा ईरान से। ठीक है, देखो भाई, चांदी और सोने के जो आभूषण पाने जाते हैं वो किसके सामने बैठकर पहनती है महिलाएं? किसके सामने बैठकर पहनती है? शीशे के सामने बैठकर पहनती है। शीशे के सामने बैठकर पहनती है। और उसके बाद क्या करते हैं? इतराती है। इतराती है। ठीक है, क्या करती है? इराती है, इतराती है। तो ईरान से भी क्या है? ईरान से। ठीक है, शीशा, चांदी और शीशा, चांदी, सोना कहाँ से मिलता है? ईरान से। सोना अफगानिस्तान, कर्नाटक, ईरान। चांदी ईरान, अफगानिस्तान। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। टीन ईरान, अफगानिस्तान। सीसा ईरान से। लार्जवर्द मणि या फिर लेपिस लूजली मेसोपोटामिया से। मेहलुआ कहते थे। गोमेद सौराष्ट्र से मंगवाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सिंधु सभ्यता के समाज के बारे में चर्चा करेंगे कि समाज वहां पर कैसा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे समाज कैसा था। तो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। समाज क्या था? समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। देखो, ट्रिक अगर आप कहते हो कि ट्रिक, ट्रिक से याद हो जाओ, ट्रिक के लिए भी तो नाम याद करने पड़ेंगे ना। तो ट्रिक याद करने से अच्छा नाम ही याद हो जाए। तो ट्रिक याद करने से अच्छा क्या है? नाम याद करना है। ठीक है, तो समाज क्या था? समाज 4 वर्गों में विभाजित था। समाज 4 वर्ग थे। ठीक है,
क्या थे? 4 वर्ग हमें समाज के देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है क्या? पहला मिलता है विद्वान, फिर आ जाता है आपका व्यापारी, व्यापारी व्यापारी विद्वान या फिर शिल्पकार एवं व्यापारी एवं शिल्पीकार। शिल्पीकार। उसके बाद आ जाता है आपका चौथा जो आ जाता है वो आता है योद्धा व श्रमिक। एक आता है योद्धा और एक आता है श्रमिक। बिल्कुल आसान है भाई, इसके समाज को याद करना। देखो, पुरोहित की मूर्ति विद्वान हम उसको बोल सकते हैं। कहाँ से मिलती है हमें? पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से मिलती है। व्यापारी नगरी जो का किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? चंदुलों को कहा जाता है। तो व्यापारी और शिल्पीकार उद्योग के अंदर काम करेंगे। श्रमिक यानी श्रमिक आवास हमें कहाँ से मिला है? हड़प्पा से देखने को मिलता है। योद्धा हमें यहाँ से क्या मिलते हैं? योद्धा के साक्ष्य देखने को मिलते नहीं है, तो योद्धा भी हम उसको रख सकते हैं। तो योद्धा के साक्ष्य, योद्धा में युद्ध के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते, लेकिन योद्धा इस जो समाज है सिंधु सभ्यता का 4 भागों में बटा हुआ था। हमने ऐसा क्या किया है? अनुमान लगाया है। समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक समाज था। क्या था? मातृसत्तात्मक समाज था। अब सिंधु लिपि की अगर मैं बात करूं, सिंधु लिपि इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, निष्कर्ष में तो यही है, अपठित है, अपठित। ठीक है, लेकिन एक इतिहासकार थे वीएल वाडल। वीएल वाडल के द्वारा सबसे पहले उसने ये दावा किया था कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ दिया है। इसने तो वीएल वाडल के द्वारा सबसे पहले कहा गया था कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है। ठीक है, जो उसकी लिपि है उसको पढ़ने का सर्वप्रथम दावा किसने किया था? सर्वप्रथम दावा किया था वीएल वाडल। और इन्होंने कहा था कि ये संस्कृत भाषा है। क्या है? संस्कृत भाषा। इन्होंने यह माना था। क्या माना था? ये संस्कृत भाषा है। हालांकि आंसर आपका ये रहेगा कि ये अपठित है, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, सिंधु लिपि कितने अक्षर इसमें मिलते हैं? इसमें चिन्ह है। कैसी है ये? भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक ये लिपि है। इसे क्या कहा जाता है? बुस्त्रोफैदन कहा जाता है। बुस्त्रोफैदन कहा जाता है। लेखन कार्य की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया के अंदर हुई थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी उन्होंने लेखन कार्य किया था। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके द्वारा जो लेखन कार्य किया गया था, जो लिपि थी वो क्यूनिफार्म लिपि थी और किलाक्षर विधि के द्वारा लिखी गई थी। क्या थी? क्यूनिफार्म लिपि थी और किलाक्षर विधि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये कैसी है? भाव चित्रात्मक है। बुस्त्रोफैदन से कहा गया है। पिक्टोग्राफी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफी से कहा जाता है। इसके अंदर कितने चित्र हैं? इसमें 400 से अधिक चित्र हैं। 400 से अधिक चित्र हैं। सबसे ज्यादा किसके चित्र हैं? मछली के व यू आकार के। यू आकार के। ठीक है, यू आकार के व मछली के सबसे ज्यादा चित्र इसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु लिपि अपठित है। सर्वप्रथम दावा किया था वीएल वाडल ने, लेकिन अभी तक भी इसको पढ़ा नहीं गया। समाज के बारे में हमें पता चल गया। भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? दाएं से बाएं इसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? दाएं से बाएं इस लिपि को लिखा जाता है। ठीक है, दाएं से बाएं क्या किया जाता है? इस लिपि को लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार की लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। देखो भाई, अगर एक कोई लेख लिखा होगा तो वो दाएं से बाएं लिखा जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं आपको डिजाइन बना देता हूँ कि किस तरह के आप इसको अनुमानित कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, अज्यूम कर सकते हैं। देखो, दाएं से बाएं मतलब अगर कोई चीज लिखी गई, यानी चित्रों में
अंकित है तो ये दाएं से बाएं लिखी जाएगी इस दिशा में, ठीक है। फिर जो अगली लाइन शुरू होती है वो शुरू होती है बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ठीक है। अगर एक कोई लेख लिखा है तो वो सिर्फ दाएं से बाएं लिखा हुआ है, फिर दोबारा से वो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस प्रकार चलती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सर्पिले आकार की कहा गया है, ठीक है। सर्पिले आकार की यानी सर्पिली कहा गया है, सांप की तरह चलती हुई। अब आगे चलते हैं। हमने इसकी समाज को कर लिया, व्यापार को कर लिया, किससे किस वस्तु का आयात किया जाता था उसके बारे में पढ़ लिया, इसकी जो लिपि है उसके बारे में पढ़ लिया, नगर के बारे में पढ़ लिया। नगर दो भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। पूर्व के अंदर नगर क्षेत्र और पश्चिम के अंदर दुर्ग क्षेत्र, ठीक है। वो चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली। अब आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता का पतन या फिर डिक्लाइन किस प्रकार हुआ। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो अलग अलग इतिहासकार के द्वारा अलग अलग उन्होंने क्या दिया है, अलग अलग अपना क्या दिया है, अलग अलग अपना विचार विमर्श, उन्होंने विचार अपने अलग अलग प्रस्तुत किए हैं। तो हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी के लोग का जो पतन है वो किस प्रकार हुआ। और उससे पहले कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि उनके द्वारा सबसे प्रिय पशु क्या है। प्रिय पशु, ठीक है, बैल, ठीक है। पूजनीय पशु, कुब्बड़ वाला बैल, ठीक है। प्रिय पशु भी और पूजनीय पशु भी कुब्बड़ वाला बैल। और जो मुहर हमें प्राप्त होती है, मुहर, मुहर पर सबसे ज्यादा अगर मैं पशु में बात करूं तो एक सींग वाला पशु, एक सींग वाला पशु। अगर मैं वृक्ष में बात करूं तो वृक्ष जो है वो पीपल है, ठीक है। पशु हो गया एक सींग वाला, वृक्ष हो गया पीपल का, और सबसे ज्यादा एक सींग वाले पशु की हमें क्या मिलती है, जो मुहर है उसके ऊपर हमें छपा हुआ दिखाई देता है। हमें इसकी मुहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता, किस पशु का अंकन प्राप्त नहीं होता। तो एक तो सिंह है और एक गाय, इनका अंकन हमें किसी भी मुहर के ऊपर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो बाठ है वो किसके गुणज में था, 16 के गुणज में था। किसके गुणज में, 16 के गुणज में बाठ थे। 16 के गुणज में बाठ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ईंटों का आकार क्या था, ईंटें 1:2:4 थी। ये ईंटें आपकी परिपक्व हड़प्पा काल के अंदर थी, लेकिन प्राग हड़प्पा काल के अंदर ईंटों का जो अनुपात था वो 1:2:3 था। हालांकि आपसे पूछा यह जाता है, ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन राइट होगा वो इसके साथ होगा। अगर वो स्पेसिफिक डिसाइड करके दे दे, अगर एग्जामिनर वो बोल दे कि प्राग हड़प्पा में ईंटों का आकार कैसा था, तो 1:2:3, ठीक है। अगर पूछे कि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार क्या था, तो 1:2:4। यहाँ पर 2 गुना हो रहा है, 1 2 4। यहाँ पर एक रैंडमली हमारी सीरीज चलती है, ऐसी गिनती जो हमारी होती है काउंटिंग, ठीक है। वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें वर्तमान में जो हमारी ब्लॉक स्टाइल होती है, जो ब्लॉक हमारी होती है, जो ज्यादातर गलियों में हमें देखने को मिलती है, ब्लॉक जिनका निर्माण गलियों का निर्माण किया जाता है ब्लॉक्स का, तो वो ब्लॉक उसी टाइप की ईंट थी, एक वक्राकार ईंटें। तो वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से मिलती हैं, वक्राकार ईंट हमें चनोंदड़ों से देखने को मिलती है, चनोंदड़ों से मिलती है, ठीक है। एल आकार की ईंटों का प्रयोग, एल आकार की ईंटों का प्रयोग कोनों पर होता था, ठीक है। कोनों पर एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार जो चिनाई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो चिनाई थी वो इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर। किस पर आधारित थी, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर वो आधारित थी। किस पर आधारित थी, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर। किस पर, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली। किस पर,
इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली। इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर आधारित है। प्रणाली पर आधारित है। इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली होती कैसी है? देखो, ये जो आपकी चिनाई होती है ये इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली की होती है। जो वर्तमान में हम चिनाई करते हैं ना ईंटों से, वो क्या है? इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पर आधारित होती है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी और क्लास भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में कि किस व्यक्ति जो किस इतिहासकार ने किसके बारे में कहा है। ठीक है, तो मैं बात करूं सबसे पहले बाढ़ एवं आक्रमण, आर्यों का आक्रमण क्या है? बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण की कहते हैं कि बाह्य और आर्यों का आक्रमण, की आर्यों के आक्रमण के बारे में किसने कहा है? तो आर्यों का आक्रमण या बाह्य आक्रमण ये कहा है गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड एम व्हीलर। एम व्हीलर आपके मार्टिमर व्हीलर हैं। कौन है एम व्हीलर? कौन आपके एम व्हीलर? आपके मार्टिमर व्हीलर रहेंगे। गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है कि आर्यों के आक्रमण ने यहाँ पर क्या किया है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो के अंदर हमें शव बिखरे हुए मिले हैं, गलियों के अंदर भी बिखरे हुए शव मिले, तो वो व्यवस्थित रूप से दफनाए नहीं गए हैं। ठीक है, उनका कोई अंत्येष्टि उन्हें नहीं की गई। तो इसलिए हमने क्या कहा कि इस सभ्यता के ऊपर बाह्य आक्रमण हुआ, जिसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। फिर आ जाता है जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव। एस.आर. राव, इन तीनों ने क्या माना है? इन तीनों ने माना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विनाश बाढ़ के कारण हुआ था। इन्होंने क्या माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश है वो बाढ़ के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। सर्वमान्य भी यही रहेगा। ठीक है, बाढ़ के अंदर क्या माना जाता है? देखो, विवादास्पद है इसका चर्चा कि ये किसके द्वारा बसाई गई, ये भी विवादास्पद रहता है। हालांकि कहा जाता है कि भूमध्य सागरीय लोगों ने इसे स्थापित किया था और इस सभ्यता का विकास द्राविड़ लोगों के द्वारा किया गया था। फिर आ जाता है जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव ने क्या माना है? बाढ़ माना है। फिर ओरलस्टाइन और अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन मानते हैं। ओरलस्टाइन और अमलानंद घोष क्या मानते हैं? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इसको मानते हैं कि जलवायु के अंदर परिवर्तन हुआ और जिसे ये सहन नहीं कर पाए और इसके बाद क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, और उसके बाद जॉन मार्शल ने क्या मानते हैं? प्रशासनिक स्थिरता भी किसने माना है? जॉन मार्शल अकेले क्या कहते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता इन्होंने अपने अंदर चेंज नहीं किया। ठीक है, प्रशासनिक स्थिरता किसने माना है? केवल जॉन मार्शल क्या मानते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता इसका क्या है? पतन का कारण है। फिर जाता है के यू आर कनेडी। कौन है? के यू आर कनेडी। प्राकृतिक आपदा इस सभ्यता के पतन का कारण था। ओरलस्टाइन ने, अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हुआ और उसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत रहेंगे। और हालांकि अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था।
तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये सीरीज़ भी अच्छी लगी होगी। ऐसी अमेजिंग क्लासेस को देखने के लिए आप हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। और कल जो हमारी क्लास होगी वो हम विश्व के अंदर जितनी भी सभ्यताएं रह चुकी हैं, जैसे मेसोपोटामिया की हो गई, इराक ईरान की हो जाएगी, मिस्र की हो जाएगी, ठीक है, स्पार्टा कौन थे, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।